अपने कारो 2020 के रिवीजन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लॉज 1 से क्लॉज 5 तक रिवाइज कर लिया था और थोड़ा सा 5-10 मिनट का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कारो होता क्या है। क्लॉज 6 से मैं शुरू कर रहा हूँ और अभी तक अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो। चलिए, क्लॉज 6 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लॉज 6 की मैं हेडिंग जो डलवाता हूँ वो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी हर क्लॉजेज में आपको कुछ ना कुछ हेडिंग डलवाई थी और हेडिंग डलवाने का मैंने आपको पर्पस बताया था कि हेडिंग डलवाने से या हेडिंग होने से हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि आखिर वो क्लॉज बात किसकी कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्लॉज बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करता है? हर वो कंपनी जो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में। हर वो कंपनी जो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किसको करना है सर? वो कंपनी जो या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है। अच्छा, अब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करना है? तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बताया है, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है वैसे आपको मेंटेन करना है, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 7 का नाम है, जो मैं क्लास में हेडिंग डलवाता हूं, उसका नाम है स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सुनिएगा, हेडिंग है स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब ये स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या होता है? सर, ऐसा पैसा जो हमें लीगली पे करना है। ठीक है, स्टैट्यूट हमें कहता है कि हमें वो पैसा पे करना है। जैसे जीएसटी, जीएसटी एक लॉ है, हमें पे करना ही करना है। पीएफ हमें पे करना ही करना है। ठीक है, अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं। अब इसमें दो पॉइंट्स बनते हैं। या तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में कुछ आपका डिस्प्यूट चल रहा है और दूसरा कि कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, नो डिस्प्यूट। ठीक है, अब अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप वो ड्यूज को पे नहीं कर रहे हो, मतलब आप इरेगुलर हो। मेरी बात समझिएगा, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि आपका और सरकार के डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आई, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आई कि आपको 5 करोड़ का जीएसटी पे करना है। कितने का? 5 करोड़ का। बट आप कहते हो कि नहीं, हमें 3 करोड़ से ज्यादा का पे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक डिस्प्यूट हो गया। नो डिस्प्यूट का मतलब है कि जीएसटी वाले बोलते हैं 5 करोड़ पे करना है और आपको पता भी है कि आपको 5 करोड़ पे करना है, मतलब आपका सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट डिस्प्यूट भी नहीं है और फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो, डिस्प्यूट भी नहीं है फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा सुनिएगा, आपको एज ऑन 31 मार्च आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे कितने ड्यूज हैं जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ। मैंने क्या बोला? आपको एज ऑन 31 मार्च ये बताना पड़ेगा कि ऐसे कितने ड्यूज हैं जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 31 मई ऑफ प्रीवियस ईयर को क्या हुआ था, आपके पास जीएसटी से एक नोटिस आया था कि आपको 10,000 रुपए पे करना है और ये आपने अभी तक पे नहीं किया। तो आप मुझे बताइए, क्या 31 मार्च तक 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा? हाँ सर, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक 31 अक्टूबर को, ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया, ठीक है, और उसमें यह था कि आपको 15,000 रुपए पे करना है और ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पे नहीं किया। तो मुझे आप बताइए, 31 मार्च तक क्या 6 महीने से ज्यादा हो गया? आंसर इज नो। तो आप इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, आप इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, सिंपल था। तो और डिस्प्यूट की केस में क्या होगा? नंबर 1, आपको बताना है कि किस फोरम में केस चल रहा है और उस केस का स्टेटस क्या है। फोरम मतलब
किस कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैंने क्या क्या बोला, मैं क्विकली आपको रिवाइज करा रहा हूँ। स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब है सर ऐसे ड्यूज जो हमें एज पर स्टैट्यूट पे करने चाहिए। दो केसेस होंगे, उसमें कोई डिस्प्यूट है या उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट का मतलब है कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहती है आपको 5 करोड़ पे करना है, आपने कहा नहीं हमको 3 करोड़ ही पे करना है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट नहीं है मतलब आपको पता है कि आपको उतना ही पे करना है। अगर डिस्प्यूट है तो ये दो बातें आपको डिस्क्लोज करनी है कि किस फोरम में केस चल रहा है और केस का आज का स्टेटस क्या है। ये वाले केस में आपको क्या करना है, आपको बताना 31 मार्च को कितने ड्यूज आपके आउटस्टैंडिंग है 6 महीने से ज्यादा। मतलब एग्जाम्पल, अगर 31 अक्टूबर को कोई नोटिस आई आपके पास और वो आपने अभी तक पे नहीं किया, तो ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। Whether the company is regular, क्या लिखा हुआ, इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्या आपकी कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज जो अनडिस्प्यूटेड है वो उसमें रेगुलर है क्या, और अगर रेगुलर नहीं है तो आपको एक्सटेंट ऑफ अरियर्स बताने पड़ेंगे एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, वही चीज मैंने आपको समझाया है। दूसरा, अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, तो आपको बताना है कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, किस फोरम में चल रहा है और उसका मतलब स्टेटस क्या है मोटा मोटी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, पहली चीज, क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, और अगर नहीं है तो आपको एक्सटेंट ऑफ अरियर्स बताना है एज ऑन द फाइनेंशियल डे, सॉरी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सा अरियर बताना जो 6 महीने से ज्यादा का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्प्यूट का अमाउंट, किस फोरम में चल रहा है और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्लॉज नंबर 8 मैं हेडिंग डलवाता हूं, ट्रांजेक्शन नॉट डिस्क्लोज। इसकी मैं हेडिंग डलवाता हूं, ट्रांजेक्शन नॉट डिस्क्लोज्ड। मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाह रहा हूं, बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत आराम से आप सुनिएगा। 2016 और 17 के अराउंड हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है। सर उस स्कीम में क्या होता है कि वो हमारे लोगों से कहती है कि आप अपना ब्लैक मनी, उस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना ब्लैक मनी हमें सरेंडर कर दो। सरकार कहती है कि आप अपना ब्लैक मनी हमें सरेंडर कर दो, और हम उस ब्लैक मनी में सिर्फ और सिर्फ 40% टैक्स लगाएंगे। हम उस ब्लैक मनी में सिर्फ और सिर्फ 40% टैक्स लगाएंगे, बाकी का आपका व्हाइट पैसा हो जाएगा, 60% आपका व्हाइट का पैसा हो जाएगा। और आपको ही पता है, आपको रूल पता है या आपने इनकम टैक्स में पढ़ा भी होगा कि अगर सरकार आपका टैक्स चोरी पकड़ती है, सरकार अगर आपकी टैक्स चोरी पकड़ती है, मतलब अगर आप टैक्स इवेजन करते हो और सरकार ने उसको पकड़ लिया, तो अराउंड 78 पॉइंट, मान के चलिए 64% का टैक्स लग जाता है। मतलब अराउंड अराउंड डबल टैक्स लग जाता है, कहाँ 40%, कहाँ 80%। तो लोगों ने सोचा यार, अगर सरकार पकड़ लेगी तो 80% का टैक्स लगा देगी, इससे अच्छा हम सरकार को वॉलेंटरी डिस्क्लोज कर देते हैं। तो इस स्कीम के जरिए हो सकता है बहुत लोगों ने अपना ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट के सामने अपना ब्लैक मनी सरेंडर करते हो या डिस्क्लोज करते हो, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस इनकम को या उस ट्रांजैक्शन को जो आपने डिस्क्लोज किया है गवर्नमेंट के सामने, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब देखो, ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी का मतलब है कि आपने उस इनकम और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो भाई, अब अगर आपने उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को सरकार के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है, उस पर टैक्स पे कर दिया, तब तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखा ही सकते हो ना, डिस्क्लोज कर ही सकते हो ना। बस वही चीज है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने किसी स्कीम के जरिए अपनी ब्लैक मनी सरेंडर की है और आपने उसमें बाकायदा टैक्स पे किया है, तो यू हैव टू डिस्क्लोज सच इनकम और ट्रांजेक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, डिस्क्लोज किया है, सॉरी सरेंडर किया है गवर्नमेंट के सामने,
इफ यस, तो क्या आपने उस इनकम को, ठीक है, रिकॉर्ड किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। बस हमको यही चेक करना है। क्लॉज 9 बात करता है लोन्स की। लोन्स टेकन, यहाँ पे हमने लोन लिया है, हमने दिया नहीं, लोन लिया है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है सर? क्लॉज 9 बात करता है लोन टेकन, मतलब हमने यहाँ पे लोन लिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, क्या हमने किसी लोन पे डिफॉल्ट किया है क्या, सबसे पहला, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट किया है तो हमको पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या आपको किसी बैंक ने या किसी एफआईज ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया क्या? देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, क्या आपने किसी लोन में डिफॉल्ट किया है क्या? और अगर किया है तो आपको पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या आपको किसी बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया? तीसरा, आपको ये बताना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई लोन लिया था और आपने, मतलब जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उस पर्पस को ही आपने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ है ये भी बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने लोन लिया था शॉर्ट टर्म के लिए बट उसको यूज कर लिया लॉन्ग टर्म में, ये भी बताना पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आपने लोन लिया है, मतलब कंपनी ने लोन लिया है अपने सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स के ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए। तो अगर ऐसा है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लास्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो पैसा रेज किया है उसमें जो आपने प्लेज किया है वो अपने सब्सिडरी, जेवीज और एसोसिएट के सिक्योरिटीज को प्लेज किया है। तो अगर ऐसा है तो आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज 9 क्या बात करता है, लोन टेकिंग। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने किसी लोन के रिपेमेंट में या किसी इंटरेस्ट के रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है क्या। किया है तो आपको अमाउंट और, ठीक है, अमाउंट और पीरियड बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या किसी बैंक ने या किसी एफआईज ने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर तो नहीं कर दिया। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई टर्म लोन जिस पर्पस से लिया था आपने वो पर्पस ही डाइवर्ट कर दिया। आपको बताना पड़ेगा कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने लॉन्ग टर्म लोन समझ के यूज तो नहीं कर लिया। आपको बताना पड़ेगा कोई लोन ऐसा तो नहीं कि जो आपने लिया है अपने लिए नहीं, अपने रिलेटेड पार्टीज के लिए। और लास्ट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कोई लोन ऐसा तो नहीं है जिसमें आपने अपने रिलेटेड पार्टीज के सिक्योरिटीज को प्लेज किया हुआ है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज 10 है जिसकी मैं हेडिंग डलवाता हूं, फंड रेज्ड। क्या है हेडिंग? फंड रेज्ड। फंड रेज का मतलब आप लोग समझते हो, मतलब हमने पैसा रेज किया है, फंड रेज्ड। इसका पॉइंट वन ये है कि अगर आपने आईपीओ आईपीओ और एफपीओ के जरिए फंड रेज किया है तो आपको बताना पड़ेगा क्या आपने जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया था क्या उसी पर्पस में आपने उस पैसे को अप्लाई किया है कि नहीं किया है। और पॉइंट नंबर 2 बताता है कि क्या आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किया था। तो अगर ऐसा किया है तो आपने सेक्शन 42 और 62 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। क्या क्या चीज है? क्लॉज 10 का नाम है फंड रेज्ड। उसमें पहला पॉइंट ये बोलता है क्या आपने आईपीओ और एफपीओ के जरिए पैसा रेज किया है क्या। रेज किया है तो आपने जो पर्पस के लिए पैसा रेज किया था आपने उसी पर्पस के लिए उस पैसे को यूज किया है कि नहीं किया है। सेकंड पॉइंट ये है, क्या आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए पैसा रेज किया है क्या। और अगर किया है तो आपने सेक्शन 42 एंड 62 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आई? हमने क्लॉज 10 तक कवर कर लिया। यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, होपफुली अभी तक सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, सो क्लॉज 11 है फ्रॉड। क्लॉज 11 है, मतलब जिसकी मैं हेडिंग डलवाता हूं क्लास में, फ्रॉड। हमको यहाँ पे तीन बातें रिपोर्ट करनी है। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, मतलब क्या कंपनी ने फ्रॉड किया है या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड बताना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि आपको ये देखना है कि कहीं कंपनी ने फ्रॉड या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आपको नेचर और अमाउंट ऑफ फ्रॉड बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या किसी ऑडिटर ने, आपको मे बी आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 240। इसमें क्या होता है कि अगर किसी फ्रॉड का अमाउंट
1 करोड़ से ज्यादा का होता है, ठीक है, तो हम एमसीए को, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं एडीटी 4 फाइल करके। तो हमको यही यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि क्या किसी ऑडिटर ने एडीटी 4 में, ठीक है, कोई फ्रॉड रिपोर्ट तो नहीं किया है। और ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब ये वाला जो एडीटी 4 वाला जो रूल है, ये कंपनी सेक्रेटरी के भी ऊपर अप्लाई होता है और सीएमए के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। और वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स को कंसीडर करता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, हैरेसमेंट बहुत होता है, बुलिंग बहुत होती है, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है कि अगर किसी को कोई कंप्लेन है रिगार्डिंग कॉलीग्स और रिगार्डिंग सीनियर्स और रिगार्डिंग मैनेजर्स, तो वो उस डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो क्लॉज 11 बहुत छोटा था, जिसकी हेडिंग में डलवाता हूँ क्लास में फ्रॉड। तो सबसे पहला है कि आपको ये बताना है कोई फ्रॉड बाय द कंपनी या फ्रॉड ऑन दी कंपनी तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ेगा। क्या किसी ऑडिटर ने सेक्शन 140 सबसेक्शन 12 के अंदर में एडीटी 4 फॉर्म फाइल किया है क्या विद सेंट्रल गवर्नमेंट? और तीसरा, क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स कंसीडर की है क्या? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, क्लॉज 12 का नाम है निधि। आप प्लीज हेडिंग डालते जाइए, नहीं तो अदरवाइज आप ही को दिक्कत होगी रिवाइज करने में। क्लॉज 12 का नाम है निधि, ठीक है। क्लॉज 12 में हम ये चेक करेंगे कि क्या निधि कंपनी ने जो एक कंप्लायंस होती है नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, क्या वो कंप्लायंस पूरी की है कि नहीं की है। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो ये क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, नेट ओन फंड मतलब आपका कैपिटल, नेट ओन फंड का मतलब है कैपिटल। तो मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए लगा के निधि कंपनी की शुरुआत की, 1 लाख रुपए लगा के, तो मैं कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ पब्लिक से, मैं कितना डिपॉजिट अपने मेंबर से या पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रेशियो 1:20 में मेंटेन होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, रेशियो 1:20 में मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। दूसरा, क्या निधि कंपनी 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का मेंटेन करती है कि नहीं करती है? अनइनकम्बर्ड मतलब सर ऐसा डिपॉजिट जो फ्री है, मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लेते हैं आपके पास डिपॉजिट है 20 लाख का, तो उसका 10% रिजर्व कितना हो गया? 2 लाख रुपए आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे क्या आपने 10% रिजर्व बना रखा है कि नहीं बना रखा है। और थर्ड पॉइंट, कि कहीं कोई डिफॉल्ट तो आपने नहीं किया किसी के इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स का रिपेमेंट करने में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, क्या निधि कंपनी 1:20 का जो कंप्लायंस वो मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। और निधि कंपनी अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट्स का 10% मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट, क्या निधि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है इन दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन दी पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। क्लॉज 13 बहुत छोटा है, इससे ज्यादा छोटा क्लॉज कारों में नहीं है, जिसका नाम है, जिसकी हेडिंग में डलवाता हूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जिसकी हेडिंग में डलवाता हूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये चेक करेंगे कि कंपनी ने जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, तो उसमें सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। बस हम इतना चेक करेंगे कि कंपनी ने जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, तो उसमें सेक्शन 177 और 188 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, बस इतना ही है। क्लॉज 13 में बस इतना ही है। अब आइए क्लॉज 14 में। क्लॉज 14 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ क्लास में इंटरनल ऑडिट। क्लास 14 सॉरी क्लॉज 14 की जो हेडिंग डलवाता हूँ क्लास में, वो डलवाता हूँ इंटरनल ऑडिट। और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा कि इंटरनल ऑडिट कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। आपको पता है इंटरनल ऑडिट और स्टार्ट ऑडिट में फर्क होता है। इंटरनल ऑडिट में कुछ ज्यादा, मतलब आप मान के चलो इन डेप्थ चेकिंग होती है इंटरनल ऑडिट में, और हर एक एक एरिया चेक किया जाता है, और वो डेली चेकिंग है, वो एक रूटीन चेकिंग है, ठीक है। और हर बड़े बड़े कंपनीज में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। खैर इसकी बातें मैं किसी और शॉर्ट्स में करूंगा या किसी और वीडियो में करूंगा कि इंटरनल ऑडिट एक्चुअली होती क्या है,
ठीक है। इसमें 2 पॉइंट क्या है, सबसे पहला हम ये चेक करेंगे क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अब मान लेते कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मान लेते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनीज को तो वैसे भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना होता है। अब मान लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए इस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बंदा है, कितना बंदा है, एक बंदा है। अब मुझे बताओ रिलायंस जैसी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, क्या एक बंदा उसकी इंटरनल ऑडिट कर पाएगा? सिर्फ एक बंदा क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंटरनल ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है कमेंसरेट, कमेंसरेट मतलब इन पैरिटी विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। और दूसरा, क्या स्टैट ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसीडर की है कि नहीं की है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टैट ऑडिटर को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर भी बोलते हैं, स्टैट ऑडिटर को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसीडर की है कि नहीं की है। देखो इंटरनल ऑडिटर को आप मानोगे नहीं, जैसे इंटरनल ऑडिटर उसका तीन ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट में वो अपनी ओपिनियन देता है, इंटरनल कंट्रोल पे अपनी ओपिनियन देता है, और कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर भी अपनी ओपिनियन देता है। ठीक है, अब आप मान के चलो वो तीन अपना काम करता है, ठीक है, और ये तीनों काम हमारे लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि एज दी ऑडिटर हमें भी रिस्क मैनेजमेंट चेक करना होता है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना होता है, ओवरऑल कंपनी का गवर्नेंस कैसे है ये भी हमें चेक करना होता है। तो ऑब्वियसली हमें इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि उससे हमें हेल्प होगी। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, हमें ये चेक करना है कि इंटरनल ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है वो एज पर दी साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस है कि नहीं है। और दूसरा, क्या स्टैट ऑडिटर ने, एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर किया है कि नहीं किया है। तो उसकी रिपोर्ट कंसीडर क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिस्क मैनेजमेंट पे कमेंट करना, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट पे कमेंट करना, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना और गवर्नेंस को चेक करना। ठीक है, तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने ये तीनों चीजें चेक की होंगी तो हमें वो यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्लॉज 15 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्लॉज 15 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो इसमें बस छोटा सा क्लॉज है कि क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया है क्या विद द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। तो अगर किया है तो क्या सेक्शन 192 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। सो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, जैसे ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर को हम क्या पे करते हैं, सैलरी। हमने सैलरी ना पे करके डायरेक्टर को कंपनी के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। भाई हमको डायरेक्टर को क्या पे करना था, सैलरी पे करना था। हमने डायरेक्टर को सैलरी ना पे किया, सैलरी ना पे करके हमने डायरेक्टर को क्या दे दिया, अपनी कंपनी का शेयर दे दिया। इसी को बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो अगर अगर कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया, इफ यस, तो हमें चेक करना है सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। आया समझ में। क्लॉज 15 की हेडिंग है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, पक्का। ठीक है, अच्छा एक बार आगे बढ़ने से पहले मेरे पास थोड़ा से कुछ बच्चों के कुछ मेरे पास पर्सनल डीएम्स आए कि सर थोड़ा सा हमें आप कुछ एक एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए कि सर आप हमें बताइए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कारो रिपोर्टिंग क्यों करना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपके लिए, वैसे ये सब चीजें मैं रेगुलर वीडियोस में कवर करता हूँ लेकिन सिंस ये वीडियो मैंने थोड़ा सा रिवीजन ओरिएंटेड बनाया था, लेकिन ठीक है फिर भी मैं आपको कुछ चीजें एक बार स्क्रीन के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक बार आप उसको देखिए। मैं आप सबके लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ चीजें ओपन कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। आपको उससे इंसाइट्स मिलेगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कारो रिपोर्टिंग क्यों करना चाहिए। आप बहुत आराम से इसको पढ़िए, या ये चीज आप अपने चैट जीपीटी में भी देख सकते हो, मतलब अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो। चलिए एक सेकंड दीजिएगा, लोड हो जाए एक बार। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़िए। मैं चाहता हूँ इसको आप सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग इसको पढ़िए एक बार।
प्लीज आप लोग पढ़िए, ये आप लोग के लिए मैंने ओपन किया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर मैं इसकी समरी आपको बताऊं, सो कारो इज नॉट जस्ट अ चेकलिस्ट, इट्स अ टूल दैट एम्पावर्स ऑडिटर्स टू ऐड वैल्यू, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। मतलब आपको मैंने डे वन सॉरी, जब मैंने इसका प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें मैंने कुछ आपको इंसाइट्स दिए थे कि कारो होता क्या है। तो कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग होती है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे मैटर्स को कवर करता है। ठीक है, जनरली ये सारे मैटर्स हम नॉर्मली अपने ऑडिट में कवर नहीं करते हैं जनरली। तो अगर हम हर एक मैटर्स को देखें अगर ढंग से, क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 21 तक, तो कितने सारे एरियाज ऑडिटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूजर्स का इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। सो आई थिंक जो आपका जो कहीं ना कहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं मैंने पूरी कर दी होगी। ठीक है, एक बार हम लोग ने आज जो भी क्लॉजेस किए हैं, क्लॉज 6 से क्लॉज 15, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लॉज 6 से क्लॉज 15 रिवाइज करते हैं। क्लॉज 6 था हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हम बस यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या कंपनी अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्लॉज 7 था स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसमें दो पॉइंट्स है कि या तो आप स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट है तो आपको बताना है कि कौन से फोरम में केस चल रहा है, अमाउंट कितना है और उसका आज का स्टेटस क्या है। दूसरा, डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है फिर भी आप रेगुलर नहीं हो, तो आपको बताना है एज ऑन दी 31 मार्च कितने अमाउंट ऐसे हैं जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। आपको ये बताना है एज ऑन 31 मार्च कितने अमाउंट ऐसे हैं जो 6 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। क्लॉज नंबर 8 बात करता है ट्रांजेक्शन नॉट डिस्क्लोज। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने या किसी स्कीम के जरिए आपने कोई इनकम ट्रांजेक्शन को सरेंडर किया होगा, डिस्क्लोज किया होगा, और आपने उसमें बाकायदा टैक्स भी पे कर दिया विद पेनल्टीज। ठीक है, तो अब ये आपका हक बनता है कि आप उस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हो। क्लॉज 9 बात करते हैं लोन टेकन। तो आपको पहला चेक करना है क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, क्या डिफॉल्ट किया है तो आपको अमाउंट एंड वगैरह आपको बताना पड़ेगा, अमाउंट एंड पीरियड। दूसरा, क्या बैंक और एफआईज ने किसी कंपनी को या मेरे क्लाइंट को कहीं विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर तो नहीं कर दिया। तीसरा, आपने कोई लोन लिया था और वो लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस को आपने डाइवर्ट तो नहीं कर दिया। चौथा, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट तो नहीं कर दिया। पांचवा, आपने जो लोन लिया है वो अपने रिलेटेड पार्टीज के ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लिया है। और लास्ट, आपने जो लोन लिया है उसमें आपने प्लेज किया है सिक्योरिटीज ऑफ योर रिलेटेड पार्टीज। तो अगर ऐसा है तो आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज 10 है फंड रेज्ड। इसमें दो पॉइंट है। पहला कि आपने आईपीओ और एफपीओ के जरिए पैसा रेज किया था, तो उसमें जो पर्पस था वो पर्पस के लिए आपने वो पैसा अप्लाई किया है कि नहीं किया है। दूसरा, आपने पैसा रेज किया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके, प्राइवेट प्लेसमेंट करके, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके, तो आपने उसमें सेक्शन 42 एंड 62 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। क्लॉज 11 है फ्रॉड। पहला ये है कि अगर फ्रॉड ऑन द कंपनी या फ्रॉड बाय द कंपनी हुआ है तो उसमें आपको अमाउंट एंड नेचर बताना है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि किसी सीएस या किसी सीएमए ने किसी फ्रॉड को रिपोर्ट किया होगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, तो वो आपको बताना है कि अगर ऐसा कुछ है तो। नंबर 3, आपको ये बताना है कि क्या आपने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स जो है उसको कंसिडर किया था कि नहीं किया था। क्लॉज नंबर 12 है निधि। पहला पॉइंट ये है कि हर निधि कंपनी को एक नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना होता है 1:20 का। दूसरा, हर निधि कंपनी को अपने अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का 10% रिजर्व मेंटेन करना होता है। और तीसरा,
क्या निधि कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है किसी रिपेमेंट में या किसी इंटरेस्ट में? क्लॉज़ 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन, तो इसमें बस यही है कि आपने जो आरपीटी ट्रांज़ैक्शंस किया है उसमें सेक्शन 177 और 188 का कंप्लायंस किया था कि नहीं किया था। क्लॉज़ नंबर 14 बात करता है इंटरनल ऑडिट की, उसमें 2 पॉइंट है, क्या आपके कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है और अगर है, तो वो एज़ पर द साइज़ एंड नेचर ऑफ द कंपनी है कि नहीं है? और दूसरा, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट स्टैट ऑडिटर ने कंसीडर की है कि नहीं की है? लास्ट क्लॉज़, नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन, तो इसमें यही है कि क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन एंटर किया था क्या डायरेक्टर या किसी और पर्सन के साथ? तो अगर एंटर किया था, तो उसमें सेक्शन 192 का कंप्लायंस आपने किया था कि नहीं किया था? चलिए, ये था पार्ट नंबर 2 कारो 2020 का। मुझे एक वीडियो और लगेगा, फिर मैं आपका पूरा कारो 2020 का रिवीजन खत्म कर दूँगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा अप्रोच पढ़ाने का कैसा है, ठीक है? हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है? और आपके जो भी डाउट्स हों, वो मुझे आप बताइएगा। एक वीडियो और मुझे लगेगा, फिर मैं आपका कारो कंप्लीटली फिनिश कर दूँगा, ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा कारो में, अभी तक मैंने हर एक-एक चीज़ समझाया है, ठीक है? और बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।